उत्तर में कौन सा जिला है? तो पश्चिमी चंपारण है। दक्षिण में कौन सा है? गया है। यहाँ पर देखिए। इसके अलावा पूर्व में कौन सा जिला है? तो किशनगंज। एमएमबी टीचिंग पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो परीक्षा है 7 से 17 मार्च के बीच होनी है। ऐसे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपको पढ़ाए जा रहे हैं। आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखते रहिएगा। आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से कंप्लीट बिहार को यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं और बिहार में मैं गारंटी लेता हूँ इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये जो हमारे नोट्स हैं जो आपको 199 में मिल रहे हैं उन्हीं नोट से हम जो है यहाँ पर जैसे जैसे टाइम मिल रहा है वैसे वैसे मैं क्लासेस आपके लिए लेकर के यहाँ पर आ रहा हूँ। अगर आपको एक कंप्लीट नोट्स चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। वहां पर ऑनलाइन बाई करने का लिंक दिया गया है। टीजीटी, पीजीटी, जूनियर टीचर और पीआरटी के नोट्स आप ले सकते हैं मात्र 199 में। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे 9455 28 27 93 हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप मुझे जो है व्हाट्सअप करके भी जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं। आपको इस क्लास को अच्छी तरीके से देखना है। बाद में आपको कमेंट करके बताना है कि आपको क्लास कैसे लगी। कोशिश पूरी यही रहेगी हमारे कि इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से ही आपको पूरा डेटा यहाँ पर जो है याद करवा दिया जाए। और हमने इस पूरे सेशन में वही इंपॉर्टेंट डेटा नोट किया है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना यहाँ पर है। जो कि टीआरई 2.0 हाल ही में जो हुआ था इसमें बिहार के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर कम से कम 8-10 क्वेश्चन जो है बिहार के आए हुए थे, हर शिफ्ट में आए हुए थे। तो इसलिए इस बार भी जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना पूरी है। सबसे पहले आइए बिहार की बात करते हैं। तो बिहार की जो स्थापना होती है 22 मार्च वर्ष 1912 को होती है और इसीलिए 22 मार्च को जो है बिहार स्थापना दिवस मनाते हैं। जिस समय 22 मार्च वर्ष 1912 को बिहार की स्थापना हुई थी उस समय जो है उड़ीसा जो है इसी के साथ था। उड़ीसा और बिहार को मिलाकर के बिहार जो है राज्य की स्थापना हुई थी। बाद में 1 अप्रैल वर्ष 1936 को उड़ीसा जो है बिहार से अलग हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद यानी 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है 18 जिलों के साथ जो है यहाँ पर अलग हो गया। जो कि झारखंड वाले जो उस समय के लोग थे वो एक अलग जो है राज्य की मांग वहां पर कर रहे थे। क्योंकि यहाँ पर खनिज संसाधन बहुत ज्यादा झारखंड में है तो इसी वजह से यहाँ पर कई सारे विद्रोह हुए। बाद में अंततः 15 नवंबर 2000 को झारखंड यहाँ पर जो है बिहार से अलग हो गया और अभी जो है बिहार में टोटल जो है 38 जिले यहाँ पर हैं। लेटेस्ट जिला कौन सा बनाया गया है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं एक बार आपको अपना जिला भी जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है। तो यहाँ पर ये चीजें आपने यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ लिया कि 22 मार्च वर्ष 1912 को इसकी स्थापना होती है। 22 मार्च को स्थापना दिवस मनाते हैं। 1 अप्रैल वर्ष 1936 को उड़ीसा यहाँ से अलग हो जाता है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड यहाँ पर 18 जिलों के साथ यहाँ पर अलग हो जाता है। अगर हम इसकी भाषा की बात करते हैं तो भाषा यहाँ पर है हिंदी और उर्दू बिहार की। बिहार का जो राजकीय वृक्ष है वो है पीपल, जो राजकीय चिन्ह है वो है बोधि वृक्ष और जो पशु है जो है वो यहाँ पर बैल है। राजकीय जो नदी है वो यहाँ पर गंगा है। मछली जो है वो देसी मांगुर है और पुष्प जो है गेंदा है और पक्षी जो है यहाँ की राजकीय पक्षी क्या है गौरैया है। अगर हम यहीं पर बात करेंगे बिहार के अंदर कुछ अन्य जो है चीजों की, जैसे जिले यहाँ पर 38 हैं, प्रमंडल यहाँ पर 9 है, महानगर 1 है, पटना है, नगर निगम यहाँ पर 19 है, पंचायतें यहाँ पर 8406 हैं, विकासखंड 534 हैं और फर्स्ट जो नगर पालिका थी वो आरा यहाँ पर बनाई गई थी। तो आपने यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ लिया। अब देखिए यहाँ पर बिहार विधानमंडल के बारे में बात करेंगे। क्षेत्रफल जो है बिहार का है 94,163 वर्ग किलोमीटर। विधानसभा की जो सीटें हैं 243 हैं जिसमें एससी की 38 है और एसटी की यहाँ पर 2 सीटें हैं। विधान परिषद की 75 सीटें हैं। लोकसभा में 40 सीटें हैं जिसमें यहाँ पर एससी की जो सीटें हैं वो 6 सीटें यहाँ पर लोकसभा में है। तो याद रखिएगा लोकसभा 40 है, विधान परिषद यहाँ पर 75 है और विधानसभा यहाँ पर 243 है। ये टीआरई फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ था फीमेल वाला उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि विधान परिषद की सीटें और विधानसभा की सीटें कितनी हैं। इसके बाद यहाँ पर राज्यसभा की सीटें 16 हैं और राज्यपाल जो है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेंकर हैं और मुख्यमंत्री इस समय कौन है 9 नंबर के जो है यहाँ पर फिर से शपथ लिए हैं नीतीश कुमार जी यहाँ पर बनाए गए हैं। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। आगे देखिएगा यहाँ पर बिहार में प्रथम की बात अगर हम करें तो प्रथम जो राज्यपाल थे बिहार के दौलत राम थे। फर्स्ट जो मुस्लिम थे यहाँ पर मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे, याद रखिएगा। विधानसभा जो पहले थे सबसे फर्स्ट नंबर के वो थे श्री राम दयालु सिंह और फर्स्ट नंबर के जो विधान परिषद यानी सभापति थे वो राजीव रंजन प्रसाद थे। फर्स्ट जो महिला मुख्यमंत्री हैं वो श्रीमती राबड़ी देवी हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फर्स्ट जो दलित सीएम है वो भोला
पासवान बनाए गए थे। फर्स्ट जो सीएम थे बिहार के वो श्री कृष्ण सिंह थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुल केंद्रीय विद्यालय कितने हैं, तो 4 हैं। जहां जहां जो जो चीज इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता चलूंगा, लेकिन जो डेटा हमने लिखा हुआ ये सब पूरा इंपॉर्टेंट है। कुछ भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, लेकिन अगर आप इतना नहीं याद कर पाते हैं तो जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको उतना जरूर जो है दिमाग के अंदर बैठा लेना, उतना आपको जरूर याद रखना है। अब आगे बात करेंगे बिहार में। बिहार जैसे जनसंख्या के मामले में तीसरे स्थान पर है पूरे भारत में, और सर्वाधिक वर्षा कहां पर है, तो किशनगंज में होती है। देखिए सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी की है, फिर महाराष्ट्र की है, इसके बाद आता है जो है बिहार का। तो जनगणना हमने पढ़ा रखा है, आप वहां से जो है प्लेलिस्ट आपको है क्लासेस वाली मिल जाएगी बिहार शिक्षक भर्ती के नाम से, वहां से देख लीजिएगा। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, किशनगंज में होती है, और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, औरंगाबाद में होती है। सबसे बड़ी जो सिंचाई परियोजना है गंडक परियोजना है। सबसे बड़ा जो जिला है वो पश्चिमी चंपारण है, याद रखिएगा। सबसे छोटा जो जिला है शिवहर है। सबसे गर्म जो है जिला गया है। सबसे ठंडा जो है बांका है। और जो यहाँ की जलवायु हो मानसूनी है, और इसकी जो लंबाई है अगर हम बात करेंगे उत्तर से दक्षिण में तो 345 किलोमीटर है, और अगर हम बात करेंगे पूर्व से पश्चिम में तो 483 किलोमीटर है। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। कहाँ पर है, ये बिहार में स्थित है, और ये ब्लैक बक के लिए फेमस है, याद रखिएगा, काले हिरण के लिए फेमस है। राष्ट्रीय उद्यान जो है बिहार में केवल एक ही है। क्या नाम है उसका, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है। यहाँ पर क्या है, एकमात्र अभ्यारण्य है जो है, और ये राष्ट्रीय उद्यान भी है, साथ ही साथ एकमात्र जो है बाघ अभ्यारण्य है। यहाँ पर जो है टाइगर पाए जाते हैं वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में। टोटल वन्य जीव बिहार कितने हैं, 7 हैं। पक्षी विहार 5 हैं। जैविक उद्यान यहाँ पर 1 है जिसका नाम है संजय गांधी। कहाँ पर स्थित है, पटना में स्थित है। और इसके अलावा जैसे उदयपुर अभ्यारण्य आपसे पूछा जाए कहाँ पर है, तो बेस्ट चंपारण में है। सबसे छोटा पक्षी विहार आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, यहाँ पर हमने लिखा नहीं, छूट गया है। सबसे बड़ा पक्षी विहार की बात करते हैं तो कांवर झील है। कांवर झील कहाँ पर है, बेगूसराय में है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। और ये क्या है, मीठे पानी की झील है, इसको गोखुर झील भी बोलते हैं। कांवर झील को गोखुर झील भी बोलते हैं, मीठे पानी की झील भी बोलते हैं, और ये बेगूसराय में है कांवर झील। इसके अलावा सबसे छोटा जो अभ्यारण्य है वो नागी बांध है। कहाँ पर है, तो जमुई में है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। सबसे बड़ा कौन सा है, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो ब्लैक बक के लिए फेमस है, और सबसे छोटा जो है नागी बांध है, जमुई में स्थित है, सबसे छोटा अभ्यारण्य है। परिवहन की अगर हम बात करें, यहाँ पर कुल सड़क है 5948 किलोमीटर। राजमार्ग जो है 35 यहाँ से गुजरते हैं। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे यहाँ पर 2 हैं, एक पटना में है, दूसरा आपका गया में है। जलमार्ग यहाँ पर NW1 जो है यहाँ से निकलता है। कृषि के बारे में बात करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, तो 4 हैं बिहार में। और जो कृषि पर बिहार की जनसंख्या जो निर्भर करती है 49.2% जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर करती बिहार की है। लीची उत्पादन में बिहार जो है देश में प्रथम स्थान रखता है, याद रखिएगा। और लीची सर्वाधिक कहाँ होती है, तो मुजफ्फरपुर में होती है, आगे हम अभी पढ़ेंगे भी। शहद में 2nd नंबर पर जो है बिहार स्थान रखता है। मखाना में 1st नंबर उत्पादन में जो है अपना स्थान रखता है। और सब्जी में जो है 3rd स्थान अपना रखता है। पहला स्थान है यूपी का, दूसरा है पश्चिम बंगाल का, तीसरा यहाँ पर बिहार का है। और जो कृषि ऐप यहाँ पर लॉन्च किया गया बिहान है, इसका नाम याद रखिएगा। आगे बात करेंगे, यहाँ पर उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट जो चीनी मिल है वो सारण में बनाई गई थी, याद रखना है। जो सिंदूर फैक्ट्री है लखीसराय में है। चमड़ा फैक्ट्री यहाँ पर कहाँ है, गया में है। जो कागज उद्योग है वो दरभंगा में है। सीमेंट जो है के कारखाने जो है डालमिया में है, रोहतास में है। और रेशम जो है भागलपुर में है, इसको सिल्क सिटी ही कहा जाता है। रेल के जो पहिए हैं वो कहाँ पर बनते हैं, छपरम बनते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और जो जूट है, जूट उद्योग वो पूर्णिया जिले में है। और चाय जो है ये जो है किशनगंज में जो है सबसे अधिक जो है पैदा होते हैं। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है, काफी ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेटा हमने आपको बता दिया। आगे बात करेंगे जलकुंड के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए बिहार में कई सारे जलकुंड बने हुए जिसमें इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मण कुंड कहाँ पर है, तो मुंगेर जिले में है। अग्निकुंड कहाँ पर है, तो गया में है। सीता कुंड कहाँ पर है, मुंगेर जिले में है। सूर्य कुंड कहाँ पर है, तो राजगीर में है। कुछ अन्य के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे, जैसे फर्स्ट यूनिवर्सिटी आपकी कौन सी है, तो नालंदा है। और वेधशाला जो है फर्स्ट बिहार की कौन सी, इंदिरा गांधी जो है वेधशाला है जो कि पटना में है। प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो है बिहार बंधु है। इसके अलावा जो ओपन यूनिवर्सिटी है वो नालंदा है, और फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी थी नालंदा। और यहाँ पर जो फर्स्ट बैंक यहाँ पर है बिहार की वो इलाहाबाद बैंक थी। आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर बिहार में 16 महाजनपद जो थे उसमें 3 महाजनपद कहाँ थे, बिहार में थे, जिसमें पहला आता है अंग
अंग वाला जो क्षेत्र था आपसे पूछा जा सकता है। पहली बात अंग पूछा जाएगा कहां पर स्थित है। पहली बात ऐसे पूछा जाएगा कि 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद बिहार में थे, तो 3 आपको बताना है। फिर पूछा जाएगा 3 कौन कौन से हैं, तो पहला आपका अंग, दूसरा आपका मगध, तीसरा आपका वज्जी। अब आपसे पूछा जाएगा कि अंग की राजधानी क्या है, तो चंपा है। मगध की राजधानी पूछा जाएगा तो आपको राजगीर बताना है। वज्र की राजधानी पूछा जाएगा तो आपको वैशाली बताना है, आपको पता ही होगा वैसे। अब देखिए अंग वाला जो क्षेत्र है पूछा जाए तो मुंगेर और भागलपुर का जो क्षेत्र मिला करके जो है अंग वाला क्षेत्र बनता है। इसके अलावा मगध का जो क्षेत्र है पटना और गया को मिलाकर के बनता है, और ये सर्वशक्तिशाली था महाजनपद। कौन सा था? मगध था, आपको याद रखना है। इसके अलावा जो वज्जी वाला क्षेत्र है वो मधुबनी और सीतामढ़ी को मिलाकर के बनता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे, प्रमुख आंदोलन भी बिहार में होते रहते हैं। जैसे प्रमुख आंदोलन हुए हैं, बहावी आंदोलन हुआ है, पटना में हुआ है, नोनिया विद्रोह हुआ है, हाजीपुर में हुआ है, सोरा उत्पादन के लिए, सोरा जो वही जिससे कारतूस में प्रयोग किया जाता था, और लोटा जो विद्रोह हुआ है मुजफ्फरपुर में हुआ है। संथाल जो विद्रोह हुआ है आपको याद होगा सिद्धू और कान्हू ने मिलकर के किया था। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। इसके अलावा जो मुंडा विद्रोह है वो बिरसा मुंडा ने किया था। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। पहले उड़ीसा और जो है हमने आपको बताया है कि झारखंड एक ही में थे, इस वजह से आपको ये नाम यहाँ पर पता चल रहा है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर पटना में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई थी, याद रखना है आपको। और तिनकटिया जो पद्धति है वो नील की खेती के लिए थी, 3/20 कर के लिए थी यहाँ पर। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ हिस्ट्री वाले पोर्शन से थे और कुछ बिहार वाले जो चीजें थी वो हमने आपको बताया। अब हम आते हैं इसके भौगोलिक दृश्य के रूप में पढ़ते हैं। तो क्षेत्रफल हमने आपको बता दिया, स्टार्टिंग में 94,163 वर्ग किलोमीटर है। देश में ये 12वें नंबर का जो है क्षेत्रफल में जो है राज्य है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। फर्स्ट राज्य कौन सा है क्षेत्रफल में जो सबसे ज्यादा लंबा है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। फिर देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जो भौगोलिक प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो उत्तर का विशाल मैदान जिसको हम शिवालिक बोलते हैं, दूसरा जो है उत्तर के विशाल मैदान के साथ साथ इसको तराई मैदान को एक में ले लिया गया है, फिर गंगा का विशाल मैदान, तीसरा है दक्षिण का सीमांत पठार। तो इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। जैसे मान लीजिए ये बिहार है तो इसको जो है फर्स्ट जो पार्ट है उत्तर का विशाल पर्वतीय मैदान प्लस गंगा का मैदान बोला गया, जो कि जस्ट यहाँ से नदियां आने लगती हैं। फिर इस वाले मैदान को गंगा का विशाल मैदान बोला गया मध्य का, और फिर इस वाले पार्ट को, यहाँ पर लास्ट वाले पार्ट को दक्षिण का सीमांत पठार बोला गया। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं उत्तर के विशाल पर्वतीय मैदान की एवं तराई क्षेत्र की, तो इसका जो नाम रखा गया है शिवालिक नाम रखा गया है, इसको शिवालिक रेंज भी बोलते हैं। तो शिवालिक रेंज के 3 उपभाग हैं, आपको याद रखना है। पहला जो है रामनगर की पहाड़ी है जिसको दोन पहाड़ी बोलते हैं, दूसरी आपकी पहाड़ी से में आती है हरहा घाटी, और तीसरी इसमें आती है सोमेश्वर घाटी। तो आपको याद रखना है कि आपसे पूछा जाएगा कि जो शिवालिक है वो कहां पर है, तो उत्तर के विशाल पर्वतीय मैदान में स्थित है। और शिवालिक के 3 उपभाग हैं, एक तो रामनगर, हरहा घाटी और सोमेश्वर घाटी। फिर यहाँ पर बात करेंगे गंगा के विशाल मैदान के बारे में, जिसमें तराई क्षेत्र है, भावर क्षेत्र है और खादर क्षेत्र है। तो तराई आपको पता ही होगा जहां पर लगातार जो है नदियां आती हैं और लगातार जो है वर्षा होती रहती है, लगातार नदियां प्रवाहित होती रहती हैं। भावर क्षेत्र का मतलब होता है पुराना जलोढ़, जहां पर जो है कुछ समय पहले वो तराई क्षेत्र था, लेकिन आजकल जो है वहां पर जो है नदियां नहीं आ रही हैं, पानी नहीं पहुंच रहा है, कई साल बीत चुके हैं और वो पूरे तरीके से बांगर हो चुका है। उसको बोलते हैं भावर क्षेत्र, पुराना जलोढ़। और जो खादर होता है ये नवीन जलोढ़ होता है, मतलब नई नई जो उपजाऊ वाली मिट्टी होती है नदियों के पानी के थ्रू जो है बह करके आती रहती है, इसको बोलते हैं खादर क्षेत्र। तो यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तराई, भावर और खादर में। वहीं पर अगर हम बात करें दक्षिण के सीमांत पठार के बारे में, तो ये कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो कैमूर से लेकर के बांका तक फैला हुआ। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। और ये जो है ग्रेनाइट और नीस की जो चट्टाने हैं, जो पत्थर हैं ग्रेनाइट और नीस वाले, उनसे ही मिलकर के बना हुआ है। तो आपको याद रखना है, इसमें कैमूर का पठार आता है, गया की पहाड़ी आती हैं। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं कहाँ पर मिलती हैं, तो मुंगेर जिले में मिलती हैं। क्वार्टनरी क्रम की जो चट्टानें हैं गंगा के मैदान में मिलती हैं। टर्सरी क्रम की जो चट्टानें हैं बलुआ पत्थर वाली होती हैं, और जो बिंधन क्रम की चट्टानें हैं वो रोहतास जिले में मिलती हैं। आपको याद रखना है। नदियों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो नदियां देखिए 2 प्रकार की हैं। एक तो है जैसे बिहार आपका है कुछ इस तरीके से, अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करें तो पहले यहाँ पर होती हैं उत्तर बिहार की नदियां,
फिर लास्ट में यहाँ पर क्या है, आप देखिए जब हमने डिवाइड किया तो यहाँ पर लास्ट में क्या है, दक्षिण बिहार की नदियां। अब देखिए जो उत्तर की नदियां होती हैं, चूंकि इसके जस्ट ऊपर पर्वतीय प्रदेश होता है, तो यहाँ की जो नदियां होती हैं लगातार सतत वाहिनी होती है, मतलब लगातार इनसे जो जल है वो हमेशा जो है इस वाले पूरे भाग को मिलता रहता है, तो इनको बोलते हैं हम सतत वाहिनी नदियां। जिसमें कौन कौन सी आती हैं, गंगा आती है, फिर गंडक आती है, फिर आपकी घाघरा आती है। ये क्या है, सतत वाहिनी नदियां हैं, आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि सतत वाहिनी नदियां निम्न में से कौन सी हैं, तो गंगा, गंडक और घाघरा है। इसके अलावा आपको याद रखना है यहाँ पर कि जो मौसमी नदियां हैं, जैसे दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो मौसमी नदियां हैं, जो कि आप जैसे बिहार को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, उत्तर भारत की नदियां, फिर यहाँ पर दक्षिण भारत की नदियां। तो दक्षिण भारत की नदियां मौसमी नदियां का इस तरीके से, क्योंकि जो उत्तर भारत की नदियों का जल है वो यहाँ तक पहुंच नहीं पाता, वो नदियां सीधे सीधे जाकर के पश्चिम बंगाल की जो खाड़ी होती है वहां पर जाकर के गिर जाती हैं। इसमें क्या होता है, जो दक्षिण भारत की नदियां होती हैं, जब बारिश का मौसम होता है, जब वर्षा ऋतु होती है, तभी जो है ये प्रवाहित होती हैं, अन्यथा ये सूखी पड़ी रहती हैं। तो इनको बोलते हैं मौसमी नदियां, जो कि मौसम के अनुरूप ही बहती रहती हैं, प्रवाहित होती है, जिसमें सोन आती है, पुनपुन आती है, कर्मनासा आती है। अब देखिए नदियों के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो हम बात करेंगे कर्मनासा के बारे में। तो कर्मनासा जो नदी है वो बिहार और यूपी की सीमा निर्धारित करती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोसे की अगर हम बात करेंगे तो बिहार का शोक कहलाती है, चूंकि ये बार बार अपना जो मार्ग है वो यहाँ पर बदलती रहती है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से जो है लोग इसको जो है बिहार का शोक बोलते हैं, जो कि ये नदियां जो है जो मार्ग बदलती हैं नदियां, और बहुत ही ज़्यादा जो है काट छाट करती हैं और अस्त व्यस्त कर देती हैं जीवन। फिर यहाँ पर बात करेंगे गंगा के बारे में। गंगा में जो है बिहार में 445 किलोमीटर बहती है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बिहार को दो बराबर भागों में जो बांटती है, इस तरीके से दो पार्ट में वो गंगा बांटती है 1/2 में। सोन नदी जो है दक्षिण बिहार की मुख्य नदी है, जो दक्षिण बिहार है ये हमारा, यहाँ की जो मेन नदी है वो सोन नदी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। सोन कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, याद रखना है आपको। झील जो है बिहार में जो है इनको क्या बोला जाता है, झील का अन्य नाम है ताल, अन्य नाम है चौर और अन्य नाम है मन। बिहार में जो है ताल, चौर और मन बोलते हैं झील को। इसके अलावा अगर हम यहीं पर बात करेंगे प्रमुख झील के बारे में, तो आपको याद रखना है प्रमुख झील जो है कौन कौन सी है। तो ये आपको याद रखना है, प्रमुख झील जो है कांवर ताल है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एशिया के सबसे बड़ी गोखुर झील है कांवर ताल, और ये कहाँ पर स्थित है, बेगूसराय में स्थित है। यहाँ क्यों फेमस है, चूंकि साइबेरियन जो पक्षी हैं वो यहाँ पर आते हैं, और बिहार की पहली रामसर स्थल भी जो है कांवर ताल है या कांवर झील है। अब यहाँ पर बात करेंगे जगतपुर झील कहाँ है, बिहार में है। उदयपुर झील कहाँ पर है, पश्चिमी चंपारण में है। और कुशेश्वर झील कहाँ पर है, दरभंगा में है, जो कि मछली पालन के लिए बहुत ही ज्यादा जो है फेमस है। आगे बात करेंगे यहाँ पर सिंचाई साधन के लिए, तो मैक्सिमम सिंचाई जो होती है आपकी वो नलकूपों से होती है, फिर नहर से होती है, फिर कुआं से होती है, फिर तालाब से होती है। तो नलकूप से ज्यादा सिंचाई यहाँ पर बिहार में होती है। और नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, तो समस्तीपुर जिले में होती है, टॉप पर है। नहरों से सिंचाई सर्वाधिक जो होती है रोहतास जिले में होती है। आगे यहाँ पर बात करेंगे कृषि और पशुपालन के बारे में, तो यहाँ पर जो जनसंख्या है वो 76% जो है जनसंख्या कृषि और पशुपालन दोनों पर यहाँ पर डिपेंड है। जिसमें अगर हम यहाँ पे बात करेंगे नकदी फसल क्या है बिहार की, तो गन्ना है। और जूट जो है उत्पादन में सेकंड स्थान रखता है बिहार, पहला स्थान है पश्चिम बंगाल का। रागी जो होता है वो सर्वाधिक जो है बिहार में पैदा होता है, फर्स्ट नंबर पर बिहार है। मछली उत्पादन में टॉप पर कौन सा जिला है, तो मधुबनी है बिहार के अंदर, बहुत ज्यादा मछली यहाँ पर होती है। और सर्वाधिक जो बोया जाता है, जो फसल बोई जाती है वो धान है, लगभग 50% से अधिक भूमि पर धान की खेती बिहार में होती है। चूंकि आराम से जो है धान की फसल को क्या होता है कि पानी ज़्यादा चाहिए होता है, तो आराम से जो है पानी मिलता रहता है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होती है बिहार में। फिर देखिए कुल पशुधन की अगर बात करते हैं तो 36.5 मिलियन जो है कुल पशु हैं यहाँ पर। और सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन में जो टॉप पर है वो पटना है यहाँ पर। बिहार की जो जलवायु है वो है उष्ण मानसूनी या फिर उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी इसको बोल सकते हैं। सर्वाधिक जो बाढ़ आती है वो बिहार में आती है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था यहाँ पर लागू है, जैसे यूपी में क्या है ग्राम पंचायत है, फिर क्षेत्र पंचायत है, फिर जिला पंचायत है, वैसे ही यहाँ पर लागू है। अब देखिए वन रिपोर्ट अभी जो हाल ही में आई थी 2021 वाली है, इसके बाद कोई भी जो है अभी तक जो है वन रिपोर्ट नहीं आई है बिहार में। तो वन रिपोर्ट 2021 वाली आप सभी के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, उसको यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। देखिए वन रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो आपको डेटा याद रखना है कि वनावरण कितना है 7381 किलोमीटर है, जिसको हम बोल सकते हैं परसेंटेज में 7.84%।
अब 2019 में वन रिपोर्ट आई थी जिसमें जो वृद्धि हुई है 75 किलोमीटर की जो है वृद्धि हुई है 2021 वाली में, जो कि वन रिपोर्ट जो होती है 2 साल के बाद आती है और वन मंत्रालय के द्वारा जो है जारी की जाती है। और इसके अलावा देखिए 2023 में आनी थी लेकिन अभी तक आ नहीं पाई है रिपोर्ट, 2019 में आई फिर 2021 में आई। तो 2019 से 2021 में 75 किलोमीटर की जो है यहाँ पर वृद्धि हुई है वनावरण में। अब देखिए वृक्षावरण जो है 2341 किलोमीटर है, 2.48% है और कुल वन प्लस वनावरण जो है टोटल यहाँ पर है 9722 किलोमीटर, 10.32% आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर बात करेंगे अगर हम कि सर्वाधिक जो वन है कैमूर जिले में है, सबसे कम वन कहाँ पर है शेखपुरा में है, और वनावरण में सबसे ज्यादा जो कमी आई है वो कैमूर जिले में ही आई है, और सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है वनों की वो हुई है बांका जिले में। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा कोई भी डेटा नहीं आएगा वन रिपोर्ट से। एक्स्ट्रा पॉइंट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय डॉल्फिन केंद्र बनाया गया है पटना में। फर्स्ट जो पक्षी उत्सव था वो जमुई में जो है मनाया गया था, इसका नाम रखा गया था कलरो। वन अभ्यारण्य की बात यहाँ पर करते हैं तो वाल्मीकि जो वन अभ्यारण्य है वो पश्चिमी चंपारण जिले में है, गौतम बुद्ध जो वन अभ्यारण्य है वो गया में है, कैमूर जो वन अभ्यारण्य है वो रोहतास जिले में है, राजगीर जो वन अभ्यारण्य है वो नालंदा जिले में है, कांवर झील बेगूसराय में है जहाँ पर साइबेरियन पक्षी आते हैं, याद रखना है। और इसके अलावा विक्रमशिला वन अभ्यारण्य कहाँ पर है, भागलपुर जिले में है। अब देखिए यहाँ पर खनिज के बारे में बात करेंगे तो अभ्रक सबसे ज्यादा होता है नवादा में, डोलोमाइट रोहतास में पाया जाता है सर्वाधिक, पेट्रोलियम सर्वाधिक पूर्णिया में है, यूरेनियम सर्वाधिक गया में है, कोयला जो है भागलपुर जिले में स्थित है और सबसे ज्यादा जो है पाया जाता है, सोना जो है सबसे ज्यादा जमुई में पाया जाता है, गंधक जो है रोहतास में पाया जाता है और लिथियम सर्वाधिक जो है गया में पाया जाता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अब यहाँ पर बात करेंगे कला एवं संस्कृत के बारे में। शेरशाह का मकबरा कहाँ है, सासाराम में है, सासाराम बिहार में है, और बराबर की जो पहाड़ियां हैं वो मौर्यकालीन पहाड़ियां हैं। इसके अलावा 18 अक्टूबर को बिहार कला दिवस मनाते हैं, याद रखना है। 22 मार्च को जो है स्थापना दिवस और 18 अक्टूबर को कला एवं संस्कृति दिवस मनाते हैं। आपको याद रखना है कि मंजूसा शैली बहुत ज्यादा फेमस है जो कि भागलपुर जिले में पाई जाती है। लकड़ियों का जो मंदिर है वो बनाते हैं, इसको बोलते हैं मंजूसा शैली। महिलाओं द्वारा जो है चित्र बनाया जाता है, मधुबनी या फिर जो मिथिला की पेंटिंग जो है होती है, इसमें क्या होता है महिलाओं के द्वारा जो है चित्र बनाया जाता है, नेपाली चित्रकला का जो है मिश्रण होता है। तो याद रखना है मधुबनी या फिर मिथिला पेंटिंग के बारे में। आगे यहाँ पर बात करेंगे लोकगीत के बारे में। देखिए नचारी एक लोकगीत है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भगवान शिव को समर्पित है, जिसके जनक जो है महाकवि विद्यापति हैं जो कि मिथिला के रहने वाले थे। एक लगनी राग लोकगीत गाया जाता है जो कि मिथिला में गाया जाता है, ये विवाह के समय जो है गाया जाता है, गरी गीत होता है। फिर एक फाग जो गीत है लोकगीत गाया जाता है वो होली में गाया जाता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। कुछ लोक नृत्य हैं बिहार के, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। अभी तो हम लोकगीत के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम लोक नृत्य के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अब देखिए लोक नृत्य जो है कर्मा होता है जो कि जनजातियों के द्वारा जो है गाया जाता है। धोबिया जो होती है धोबी समाज के द्वारा गाया जाता है। समा चकेवा एक लोक नृत्य है जिसमें भाई और बहन जो है आपस में मिलकर के डांस करते हैं। कठफोड़वा एक लोक नृत्य है जो वैवाहिक नृत्य है। एक लोक नृत्य है जट जाटिन जो कि बिहार का है, याद रखना है आपको। एक बिहार में फेमस जो लोक नृत्य है वो लौंडा नाच है, इसको आपको याद रखना है। और एक लोक नृत्य है बिहार में छरनी, इस लोक नृत्य को मुसलमानों का शोक नृत्य ही बोलते हैं। और फिर एक लोक नृत्य है बिहार का और अन्य नृत्य तो पाइका है, विदेशिया है, याद रखना है आपको। ये पाइका, विदेशिया, जट जाटिन ये सब, कठफोड़वा है, धोबिया है, लौंडा नाच है, तो ये सब पावड़िया है, ये सब कहाँ है बिहार के लोक नृत्य हैं। पावड़िया जो होती है जन्म के उत्सव पर जब कोई बच्चा पैदा होता है तब जो है पावड़िया नृत्य जो है होता है। अब मेले जो है आपको याद रखना है। सोनपुर का मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, याद रखना है। और पितृपक्ष मेला कहाँ पर होता है तो गया में होता है। कल्याणी मेला कहाँ पर होता है, कटिहार जिले में होता है। हरदी मेला मुजफ्फरपुर में होता है। इस पॉइंट को याद रखना। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर तो पर्व और त्योहार के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पटना मेला कहाँ पर होता है, सिख धर्म से जुड़ा हुआ है, पटना साहिब में होता है, आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर छठ पूजा जो मुख्य त्योहार है बिहार का, और बिहुला जो पर्व है ये भी जो है भागलपुर में मनाया जाता है। आगे बात करेंगे बिहार के पर्यटन के बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए पर्यटन में अगर हम पढ़ रहे हैं तो आपको याद रखना है कि रेशम का शहर जिसको सिल्क सिटी बोलते हैं भागलपुर को। राजगीर में क्या है सबसे ऊंचा विश्व का शांति स्तूप है, याद रखना है। महाबोधि मंदिर कहाँ पर है, गया में है, यूनेस्को
की सूची में शामिल किया गया है विश्व धरोहर के रूप में। बोधि वृक्ष कहाँ पर है, तो गया में स्थित है। पटना में क्या क्या है, तो पटना साहिब है, पटना संग्रहालय है और गोलघर है। याद रखना, गोलघर अंग्रेजों की तरफ बनाया गया था अनाज को रखने के लिए। पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह के जो है जन्म हुआ था, आपको याद रखना है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको याद रखना है वैशाली में बौद्ध स्थल है, चौमुखी महादेव मंदिर है और विश्व का शांति स्तूप जो है वैशाली में स्थित है। मुजफ्फरपुर में क्या है, लीची सर्वाधिक होती है, इसलिए लीची बाग मुजफ्फरपुर में बहुत ज्यादा है। जनजातियों के बारे में पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। देखिए गोंड जो जनजाति है, ये जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, जो कि कहाँ पाई जाती है, वो गोंड जनजाति यूपी में भी है, एमपी में भी है, कुछ अन्य भी प्रदेशों में है, लेकिन जो है ये बिहार में भी पाई जाती है। जो कृषि काम करती है और इनकी भाषा होती है मुंडारी। पूछा जा सकता है कि गोंड जनजाति जो है इनकी भाषा क्या है, मुंडारी है। अब इसके अलावा एक जनजाति होती है कोखा, जो झूम कृषि करते हैं, ये बिहार में पाई जाती है। एक जनजाति है चेरो, जो क्षत्रिय वंश के हैं और एक गया में पाई जाती है। इसके अलावा एक कोरा जनजाति भी है, फिर एक खैखार जनजाति भी जो रोहतास में पाई जाती है, और फिर मुंडा जनजाति भी जो है वो भी बिहार में यहाँ पर पाई जाती है। तो आपको याद रखना है। परिवहन के बारे में मामले में अगर हम बात करते हैं, परिवहन को पढ़ते हैं यहाँ पर, तो कुल हाईवे यहाँ पर जो नेशनल हाईवे है वो 43 है, 43 है यहाँ पर जो गुजरते हैं। रेलवे मुख्यालय यहाँ पर बिहार में स्थित है, पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय याद रखना है, हाजीपुर में स्थित है। 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, पटना जिसका नाम है लोकनायक जयप्रकाश और दूसरा यहाँ पर गया में स्थित है। NH-31 सबसे बड़ा राजमार्ग है जो बिहार से गुजरता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और सबसे छोटा यहाँ पर है NH-133B, आपको याद रखना है। कुल सड़क कितनी है, 4595 किलोमीटर यहाँ पर है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखिए बाजरा महोत्सव अभी हाल ही में मनाया गया था, कहाँ पर हुआ था, तो भोजपुर में हुआ था। जाति आधारित जनगणना जो है बिहार ने कंप्लीट कर लिया है। सबसे लंबा भारत का जो रबर बांध बनाया गया वो गया में बनाया गया है। यूनेस्को सूची में खगोलीय वेधशाला यहाँ पर शामिल हुई है जो मुजफ्फरपुर में है। और इथेनॉल प्लांट अभी हाल ही में मुजफ्फरपुर में लगाया गया है। और इसके अलावा पद्मश्री अगर 2023 की बात करते हैं तो आनंद कुमार को मिला था, सुपर 30 के संस्थापक हैं। GI टैग भी हाल ही में मरचा चावल को यहाँ पर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, बिहार में पंचायती राज की व्यवस्था। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कब से शुरू होती है, 2006 से जो है यहाँ पर अधिनियम लाया गया, शुरुआत होती है यहाँ पर। अब इसकी बात करते हैं ग्राम पंचायतों की। तो ग्राम सभा जो होती है उसकी बैठक में 2 माह से ज्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। और बैठक की जो अध्यक्षता है ग्राम सभा की, वो गांव का मुखिया यानी जो अपने वहाँ प्रधान बोलते हैं लेकिन वहाँ पर मुखिया बोलते हैं बिहार में। तो यहाँ पर 21 वर्ष से उसकी जो उम्र है वो ज्यादा होनी चाहिए, या 21 वर्ष होनी चाहिए, तभी वो जो है वो यहाँ पर जो है गांव का मुखिया बन सकता है। बिहार में भी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था यहाँ पर शुरू है। जैसा कि हमने बताया कि ग्राम पंचायत है, फिर यहाँ पर जो है क्षेत्र पंचायत है, और फिर आपकी नगर पंचायत है या फिर जिला पंचायत है। तो ग्राम पंचायत की अवधि जो है 5 साल के लिए। आरक्षण यहाँ पर महिलाओं को 50% का डायरेक्ट यहाँ पर जो है दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत। प्रमुख पकवान है, इनको भी आपको याद रखना चाहिए। जैसे सत्तू का शरबत है बिहार में, चना घुघरी है बिहार में, तिलकुट है बिहार का है, खीर मखाना दरभंगा में बहुत ज्यादा फेमस है, मालपुआ फेमस है, ठेकुआ फेमस है, मिथिला का है, लिट्टी चोखा तो बिहार का है। तो आपको याद रखना है। कुछ यहाँ पर परियोजनाएं हैं आपको याद रखना है, जैसे प्यार का पौधा हाल ही में शुरू किया गया, जिसमें पेड़ लगाना जो है लोगों के द्वारा जो है किया जाता है। फिर घर तक फाइबर यानी गांवों तक इंटरनेट को जोड़ने के लिए योजना शुरू की गई है। बाल हृदय योजना जो है शुरू की गई, जिसमें हृदय में छेद वाले का फ्री इलाज होगा। अगर कोई बच्चा है, कोई भी वयस्क है, अगर उसके हार्ट में कोई होल हो गया है तो उसका इलाज फ्री में यहाँ पर गवर्नमेंट कर रही है। अब देखिए बजट यहाँ पर हमने 23-24 लिख रखा है। ये आप नोट्स को अगर परचेज करेंगे तो वहां से आप पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। और अभी हाल ही में अंतरिम बजट आया हुआ था। अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे बिहार मंत्रिमंडल के बारे में। तो मंत्रिमंडल हमने अपने जो नोट्स हैं वहां पर अलग से भेज दिया है, क्योंकि ये मंत्रिमंडल जो है जब हमने नोट डाउन किया था इस PDF को, तो उस समय क्या था कि मंत्रिमंडल जो है यही था, लेकिन अभी हाल ही में चेंज हुआ है। तो हाल ही में जो चेंज हुआ है, हमने एक वीडियो पहले ही बना दिया है, अभी कल ही वीडियो अपलोड किया है, उसको देख करके जो है देख लीजिएगा। तो चीजें वहां से आपकी यहाँ पर जो मंत्रिमंडल वाली होंगी कंफर्म हो जाएंगी। बाकी पेड नोट्स में जो है PDF दे दी गई। अब कुछ देखिए आपको यहाँ पर मैप दिखा देते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि नेपाल से सटे हुए जिले आपको बताना है, तो नेपाल से जो सटे हुए जिले हैं 7 जिले हैं, याद रखना है। जैसे पश्चिमी चंपारण से आपको शुरू करना है, पश्चिमी चंपारण, फिर पूर्वी चंपारण, फिर सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल है, अररिया है, किशनगंज है। ये आपको याद रखना है कि 7 जिले जो है बिहार से यहाँ से टच कर रहे हैं, ठीक है ना, आपको याद रखना है।
7 जिले जो बिहार के हैं वो नेपाल से यहाँ पर टच कर रहे हैं, और 8 जिले जो बिहार के हैं वो उत्तर प्रदेश से यहाँ पर टच कर रहे हैं। लेकिन यूपी के 7 जिले टच करते हैं बिहार को, लेकिन बिहार के जो 8 जिले जो है यहाँ पर टच करते हैं। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पर गिनिए, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास, ये सब क्या करते हैं, ये उत्तर प्रदेश को टच करते हैं। तो आपको याद रखने की जरूरत है, जो मैप हमने बनाया है आपको ऐसे बना लेने की जरूरत है, या इसको प्रिंट करवा लीजिएगा और अच्छे तरीके से आपको जो है याद कर लेने की जरूरत है। झारखंड से जो 8 जिले बिहार के टच होते हैं, कौन कौन से यहाँ पर याद रखना है आपको, जो औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर और कटिहार। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, पश्चिम बंगाल से 3 जिले टच होते हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। तो ये सभी पॉइंट आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे, हमने यहाँ पर बता दिया। अब देखिए इस तरीके से अगर आप समझें कि सबसे उत्तर में कौन सा जिला है तो पश्चिमी चंपारण है, दक्षिण में कौन सा है, गया है, यहाँ पर देखिए। इसके अलावा पूर्व में कौन सा जिला है तो किशनगंज है, और पश्चिम में कौन सा जिला है तो पश्चिम में यहाँ पर कैमूर है। तो ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में कौन कौन से जिले हैं बिहार के, इनके बारे में हमने यहाँ पर कंफर्म किया। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको समझना है यहाँ पर। देखिए समझना क्या है कि जो किशनगंज जिला है वो किससे किससे जुड़ा हुआ है, तो किशनगंज जो जिला है, अगर आप ऊपर यहाँ पर देखें मैप में, तो किशनगंज एक तो यहाँ से नेपाल से टच करता है, दूसरा यहाँ पश्चिम बंगाल से भी टच करता है। तो ये याद रखना है कि नेपाल से भी टच करता है और पश्चिम बंगाल से भी यहाँ पर टच करता है। देखिए हमने यहाँ पर नोट डाउन भी किया, नेपाल और पश्चिम बंगाल से। ऐसे ही जो कटिहार है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो कटिहार जो है ये झारखंड से भी टच करता है और जो है यहाँ पर पश्चिम बंगाल से भी टच करता है। देखिए हमने यहाँ पर नोट डाउन किया हुआ है। फिर देखिए रोहतास जो जिला है, यहाँ पर आप मैप में देखिए तो चीजें कंफर्म हो जाएंगी। रोहतास देखिए यहाँ पर, हाँ रोहतास जो जिला है आप स्क्रीन पर देखिएगा, ये जो है किससे किससे टच करता है, तो एक तो आपका रोहतास जो है यूपी से टच करता है, प्लस आपका झारखंड से भी यहाँ पर ये टच करता है। यहाँ पर देखिए हमने नोट डाउन भी किया हुआ है। फिर पश्चिमी चंपारण जो है यूपी और नेपाल से भी टच करता है। तो पश्चिमी चंपारण जो है ये ऊपर नेपाल देश के साथ टच करता है, प्लस इधर से जो है यूपी के साथ भी टच करता है। तो ये हमने स्थिति आपकी क्लियर यहाँ पर करवा दिया। अब इसकी स्थिति देख लेते हैं कि भारत की पूर्वी क्षेत्र में स्थित है बिहार, और गंगा के मध्य मैदानी क्षेत्र में भी बिहार जो है स्थित है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। वर्ष 1911 तक यह बंगाल का हिस्सा था, जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग नोट्स में बताया। बट जॉर्ज पश्चिम 1911 में आए हुए थे, जब दिल्ली दरबार लगा हुआ था, बंगाल विभाजन रद्द हुआ था उस समय। तो उस समय बिहार और उड़ीसा एक साथ पृथक करके 22 मार्च वर्ष 1912 को जो है यहाँ पर एक राज्य बना दिए गए। बाद में वर्ष 1936 में जो है उड़ीसा को यहाँ पर अलग कर दिया गया। लेकिन बाद में क्या हुआ, 9 नवंबर 2000 को फिर से आंदोलन हुआ और झारखंड यहाँ पर 18 जिलों के साथ अलग हो गए, और अब वर्तमान में बिहार में टोटल 38 जिले हैं। फिर आगे यहाँ पर बात करेंगे बिहार में कौन कौन से क्षेत्र पाए जाते हैं, तो पर्वतीय क्षेत्र भी, पठारी भी और मैदानी भी है। पर्वतीय क्षेत्र जो है में जो है उत्तर पश्चिम जिला जो है पर्वतीय क्षेत्र का पश्चिमी चंपारण है। इसके अलावा पठारी क्षेत्र में जो भी दक्षिणी जिले आते हैं वो सब पठार का इलाका है। लास्ट में जो अब यहाँ पर टच हो रहा है झारखंड से, और मैदानी जो गंगा का मध्य मैदान है ये मैदानी वाला हिस्सा है। अब देखिए भौतिक बनावट के आधार पर अगर हम बात करें बिहार को, तो हम 3 प्रकार से यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, शिवालिक वाला क्षेत्र, फिर गंगा का मैदान क्षेत्र, फिर यहाँ पर दक्षिण का पठार। तो सोमेश्वर है, हराघाटी पहाड़ी है, ये सब देखिए आप यहाँ पर अच्छे तरीके से समझेंगे तो समझ लेंगे यहाँ पर ये सब यहाँ पर पाई जाती हैं। ये चीज हमने आपको स्टार्टिंग में बताया है, लेकिन फिर से हमने यहाँ पर डिटेल में कुछ नोट डाउन किया था, तब मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो इस सब चीजों को याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नदियों के बारे में हमने बात कर लिया। अब आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर बताता हूँ नदियों के बारे में, कौन सी नदी कहाँ कहाँ से निकलती है, किससे किससे यहाँ पर मिलती है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर बात करेंगे गंगा नदी के बारे में, तो इसका उद्गम है गंगोत्री हिमनद से, और जो इसका मुहाना है, एक तरीके संगम जो है इसका होता है बंगाल की खाड़ी में। यहाँ पर 12 जिलों में जो बिहार के हैं उनसे जो है गुजरती है गंगा नदी। 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है टोटल, और बिहार में जो है 445 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर टच करती है। बिहार को बीचों बीच से बराबर हिस्से में यहाँ पर डिवाइड करती है। जैसे गंगा नदी जा रही है तो ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा 1/2 में यहाँ पर डिवाइड करती है, पूरा हाफ इधर का आधा इधर का डिवाइड करती है, बीचों बीच से निकलती है। घाघरा जो है मापचे चुंगू हिमनद से निकलती है, फिर गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है छपरा के पास। आपको याद रखना गंडक नदी जो है अन्नपूर्णा सीढ़ी से निकलती है, पट्टा के पास जाकर के मिल जाती है। बूढ़ी गंडक जो है सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है, और खगड़िया
में जाकर के जो है मिल जाती है। फिर कमला नदी एक है जो कि महाभारत श्रेणी से निकलती है और बिहार में गंगा के समान पवित्र है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। कोसी नदी जो है गोसाई स्थान यानी सप्तकोसी नेपाल से निकलती है, मार्ग परिवर्तन के लिए विख्यात है, इस पॉइंट को भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। आप यहाँ पर मैप देखिएगा तो सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। जैसे आप देखिए यहाँ पर ये उत्तर भारत की नदी है जो सतत वाहिनी है, दक्षिण भारत की नदी है जो मौसमी है। मौसमी हमने आपको बताया कि कैसे हैं और क्यों हैं स्टार्टिंग वीडियो में। गंगा देखिए बेस से यहाँ पर जा रही है, दोनों पार्ट को यहाँ पर डिवाइड कर रही है आधा आधा इस तरीके से। यहाँ पर अगर हम मैप में देखेंगे तो सबसे पहले घाघरा है, फिर गंडक है, फिर बूढ़ी गंडक है, फिर कमला है, फिर कोसी है, लास्ट में यहाँ पर महानंदा मिलती है। इधर से कर्मनासा है, सोन है, पुनपुन है, फाल्गु है, क्यूल है और यहाँ पर अजय नदी जो पश्चिम बंगाल के पास है। फिर यहाँ पर देखिए सोन जो है कहाँ से निकलती है तो अमरकंटक से निकलती है, गंगा में मिलती है। पुनपुन छोटा नागपुर पठार से निकलती है, गंगा में मिलती है। कर्मनासा कैमूर पहाड़ी से निकलती है, गंगा में मिलती है। फाल्गु जो है छोटा नागपुर पठार से निकलती है, टाल क्षेत्र में मिलती है और एक से मुख्य धारा जो है निरंजना नदी कहलाती है। तो आपको याद रखना है फाल्गु नदी के बारे में, क्योंकि निरंजना जो नदी है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर फेमस है बिहार में। अब देखिए गर्म जलकुंड के बारे में यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जो यहाँ पर गर्म जलकुंड है जिनसे जो जल होता है स्वतः निकलता है और बहुत ही गर्म होता है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। इसके अलावा सबसे जो गर्म जलकुंड है वो ब्रह्म कुंड है जो कि राजगीर में स्थित है और गया में जो है स्थित है उसको बोलते हैं अग्निकुंड बोलते हैं। जलप्रपात भी यहाँ पर स्थित है, ककोला जलप्रपात बहुत ज्यादा फेमस है जो कि नवादा जिले में है और सुख लहरी जो जलप्रपात है वो यूपी प्लस बिहार की सीमा पर स्थित है। ककोला ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो कि नवादा जिले में है। फिर आगे हम बात करेंगे ऋतुओं के बारे में। ग्रीष्म ऋतु होती है, वर्षा होती है, शीत भी होती है। तो ग्रीष्म सबसे जो महीना गर्म होता है मई वाला होता है, सेम यूपी जैसा हाल है। सबसे पहले और सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है तो किशनगंज में होती है सर्वाधिक वर्षा, सबसे पहले भी वर्षा यहीं पर होती है। वायु स्थल से समुद्र मार्ग की ओर चलती है तभी जो है शीत ऋतु होती है और जनवरी जो होता है सबसे ठंडा महीना होता है। मिट्टियां देखिए, बिहार की मिट्टियों के बारे में अगर बात करते हैं तो बिहार कृषि अनुसंधान विभाग के द्वारा 3 भागों में इनको डिवाइड किया गया है मिट्टियों को। पहला पार्ट है इनका उत्तर बिहार के मैदानी भाग की मिट्टी, जिसमें जो है 4 इसके उप पार्ट बनाए गए हैं, सब पार्ट बनाए गए हैं। तो जो उत्तर बिहार के मैदानी भाग की मिट्टियां हैं वो हिमालय पर्वतीय मिट्टी जिसमें ह्यूमस की अधिकता होती है। दूसरा तराई मिट्टी है जिसको खकरीली होती है, इनकी उर्वरता कम होती है। फिर पुरानी जरूर आती है, बांगर मिट्टी इसी में आती है जो क्षारीय होती है, अधिक गन्ना वाली होती है। खादर जो होती है नवीन मिट्टी होती है, गंगा की तरह निर्मित मध्य भाग में होती है। ये मैप हमने बना दिया, आप अच्छे तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन कौन सी मिट्टी कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। ऐसे ही दक्षिण बिहार की जो मिट्टियां हैं कगारी है, टाल है और करेल है और बलथर मिट्टी है। तो जो टाल मिट्टी है वर्षा काल में पूरी तरीके से जो क्षेत्र होता है वो जलमग्न हो जाता है। फिर यहाँ पर देखिए बात करेंगे दक्षिणी पहाड़ी मिट्टी की, तो लाल और यहाँ पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। खनिज कौन कहाँ कहाँ पाया जाता है हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया, आप वहां से देख सकते हैं। ये हमने कुछ डेटा एक्स्ट्रा नोट डाउन किया था, कुछ चीजें जो छूट रही थी उनके बारे में आपको समझा रहा हूँ। उद्योग में अगर बात करें सर्वाधिक चीनी मिलें कहाँ पर है तो उत्तर पश्चिम बिहार में है। हथकरघा हैंडलूम सबसे ज्यादा जो है रोजगार देने वाला बिहार में है। और रेशम उद्योग जो है भागलपुर में है, सिल्क सिटी बोलते हैं। जूट उद्योग दक्षिण पश्चिम भाग में है पूर्णिया जिले में। सीमेंट उद्योग जो है कैमूर जिले में है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो ये कंप्लीट अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी ले सकते हैं। आगे आप जो है वीडियो में नोट्स कर समझ लीजिएगा नोट्स कैसे और किस तरीके से आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर बताइएगा। हमने पूरी कोशिश किया है कि बहुत कम समय में और कम जो है जगह में हमने पूरी तरीके से यहाँ पर डेटा को नोट डाउन किया था कि आप अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ पाए। इसलिए कुछ हमने इस तरीके से जो है फटाफट नोट डाउन किया था डेटा को कि आप बहुत कम समय में अच्छे तरीके से पढ़ भी लेंगे। अगर प्रिंट करवाएंगे तो बहुत कम पेज में आपका प्रिंट भी यहाँ पर हो जाएगा। तो आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।